प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। आज हम अपनी छठी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का पहला पाठ प्रथमः पाठः शब्द परिचयः एक पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस पाठ में हमें शब्दों का परिचय दिया जाएगा। लेकिन आपके मन में यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि भला किन शब्दों का परिचय दिया जाएगा हमें इस पाठ में। आइए, मैं यहाँ कुछ शब्द लिख रही हूँ जिन्हें आप ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। मैंने लिखा है छात्र, बालक, गायक, नायक, शिक्षक। आइए एक बार फिर से इन शब्दों को दोबारा पढ़ते हैं। छात्र, बालक, गायक, नायक, शिक्षक। जब आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो ये सभी शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा हो। साथ ही साथ ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में हमें अ का स्वर सुनाई दे रहा है। जैसे छात्र, तो यहाँ क्या सुनाई दे रहा है हमें? अ। बालक, क के साथ हमें क्या सुनाई दे रहा है? अ। गायक, इसी तरीके से यहाँ भी अ सुनाई दे रहा है। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में हमें अ का स्वर सुनाई दे, अकारांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे शब्द? वे शब्द अकारांत कहलाते हैं। और यदि उनसे पुरुष जाति का बोध हो रहा हो तो वे शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे वे शब्द? अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। आज इस पाठ में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ बातें जो आपको बताना जरूरी है, जो आपको पता होनी चाहिए, एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किया वो क्या है? संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। और ये लिंग कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। सबसे पहला है पुल्लिंग, इसके बाद स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग शब्द क्या है? जिनसे हमें पुरुष जाति के होने का बोध हो। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? जिनसे हमें स्त्री जाति के होने का बोध हो। और नपुंसक लिंग क्या है? जिनसे ना तो पुरुष के होने का बोध हो, ना ही स्त्री जाति के होने का बोध हो। वे क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग कहलाते हैं। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। आपने हिंदी और अंग्रेजी में एक वचन, बहुवचन ऐसा पढ़ा होगा, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर ऐसा पढ़ा होगा। लेकिन संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। अर्थात यहाँ पर एक की संख्या को बताने के लिए एक वचन, 2 व्यक्ति अथवा वस्तु को बताने के लिए द्विवचन और 3 या उससे अधिक व्यक्ति अथवा वस्तुओं के विषय में बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा से एक अंतर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वहां पर हम एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस प्रकार 3 वचन होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब जैसे मुझे बालक बताना हो, एक बालक, बालक शब्द है, इसे मुझे एक वचन में बताना हो, द्विवचन में बताना हो और बहुवचन में भी बताना हो, तो मैं किस प्रकार बताऊंगी? बालक का मतलब है लड़का। अब जब मुझे एक लड़का के विषय में बताना हो, एक बालक के विषय में बताना हो, तो मैं लिखूंगी बालकः। इसी प्रकार 2 के विषय में लिखने के लिए मैं क्या बताऊंगी?
बालकौः। और जब बहुत सारे लड़कों के बारे में बताना हो, 3 या उससे अधिक के बारे में बताना हो, तो मैं क्या बताऊंगी? बालकः। इसी प्रकार अब अगर हम छात्र के विषय में लिखें, मुझे एक छात्र के विषय में बताना है तो मैं लिखूंगी छात्रः। 2 छात्र के विषय में बताना है तो मैं लिखूंगी छात्रौ। और बहुत सारे छात्रों के विषय में जब मुझे बताना हो तो मैं क्या लिखूंगी? छात्रः। बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं, और संस्कृत भाषा में 3 पुरुष भी होते हैं। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष भी होते हैं। ये हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये कौन कौन से होते हैं। इनके बारे में विशेष तौर पर हम फिर पुनः पढ़ेंगे। 3 पुरुष भी होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इस पाठ में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में तो परिचय प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इसके अतिरिक्त हम इस पाठ में सर्वनाम शब्दों के बारे में भी परिचय प्राप्त करेंगे। अब ये सर्वनाम शब्द क्या हैं? आपको ये तो पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। इस पाठ में हम एतत् अर्थात यह और तत् अर्थात वह, इन 2 सर्वनाम शब्दों का परिचय भी प्राप्त करेंगे। एतत् अर्थात यह और तत् अर्थात वह सर्वनाम शब्दों का परिचय भी प्राप्त करेंगे। अभी जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। तो एक बार हम यह भी देख लेते हैं कि एतत् एवं तत् शब्द का रूप जो है वो एक वचन, द्विवचन में, बहुवचन में किस प्रकार चलेगा। एतत् अर्थात यह, पास की चीजों के बारे में जब हमें बताना हो तो हम एतत् का प्रयोग करते हैं। और इसका रूप कैसे बनता है? एषः, एतौ, और बहुवचन में इसका रूप बनेगा एते। इसी प्रकार तत् अर्थात वह, इसका रूप कैसे बनेगा? सः, तौ, ते। एतत् का अर्थ क्या है? यह। तो जब आपको पास की किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताना हो तो आप क्या प्रयोग करेंगे? एषः। इसी प्रकार पास के 2 व्यक्ति या वस्तुओं के विषय में बताना हो तो क्या प्रयोग करेंगे? एतौ। और जब बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बताना हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे? एते। इसी प्रकार वह अर्थात दूर की चीजों के लिए, तो दूर की अगर एक वस्तु हो या एक व्यक्ति के विषय में हमें बताना हो तो हम कहेंगे सः, सः बालकः, वहां एक बालक खड़ा है। तौ अर्थात 2 व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, ते दूर के बहुत सारे व्यक्ति अथवा वस्तुओं के बारे में बताने के लिए। तो अब हमने कुछ बेसिक चीजें देख ली कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं, वचन में हम किस प्रकार से रूप को लिख सकते हैं, 3 पुरुष होते हैं, और अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ साथ इस पाठ में हम एतत् और तत्, इन सर्वनाम शब्दों का परिचय भी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब पाठ प्रारंभ करते हैं। एषः कः। आप देखिए ये जो टेक्स्ट है, ये जो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यह इस चित्र के बहुत ही पास में है। तो ये पास की एक वस्तु है जिसके लिए क्या प्रयोग किया गया? एषः। एषः कः। कः का अर्थ होता है कौन। यहाँ चूंकि वस्तु के संदर्भ में है तो हम क्या लेंगे? क्या। यह क्या है? एषः कः। एषः चषकः। यह गिलास है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। एषः कः। एषः चषकः। यह गिलास है। किम एषः बृहत्। क्या किम शब्द का अर्थ है क्या। क्या यह बड़ा है। बृहत् शब्द का क्या अर्थ हो गया?
बड़ा, क्या यह बड़ा है? न एषः लघुः, यह तो छोटा सा है। छोटा गिलास है ना, जैसा हमारे घरों में होता है। तो एषः कः, यह क्या है? एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है? न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। अच्छा, यहाँ आपने एक विलोम शब्द का युग्म भी पढ़ा, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। क्या पढ़ा आपने? बृहत। बृहत का विलोम शब्द क्या है? लघु। आइए आगे चलते हैं। सह कह, अब देखिए जो टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है यह इस इमेज से दूर है। तो दूर की एक वस्तु या व्यक्ति को बताने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? सह। सह कह, सह का क्या अर्थ हो गया? वह। और कह का क्या अर्थ हो गया? कौन। व्यक्ति है ना, तो कौन, वह कौन है? सह शौचिकः, वह शौचिक है। शौचिक अर्थात दर्जी, जो हमारे लिए कपड़े बनाता है। शौचिकः किम करोति, शौचिक क्या कर रहा है? किम शब्द पहले भी आया था। करोति का अर्थ है करना, क्या कर रहा है? किम सह खेलती, क्या वह खेल रहा है? आप ध्यान से इस चित्र को देखिए, क्या दर्जी आपको खेलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं ना, बिल्कुल सही। सह वस्त्रम सिव्यति, वह तो कपड़े सिल रहा है। सिव्यति का क्या अर्थ है? कपड़े सिल रहा है। और इसी प्रकार खेलती का क्या अर्थ था? खेल रहा है। एक बार पुनः इस पैराग्राफ को देखते हैं हम। सह कह, वह कौन है? सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिक क्या कर रहा है? किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है? न सह वस्त्रम सिव्यति, वह तो कपड़े सिल रहा है। तो अभी शुरुआत के दो पैराग्राफ में हमने पास की एक वस्तु और दूर की एक वस्तु के विषय में बताने के लिए एषः और सः शब्दों का प्रयोग सीखा। आगे देखते हैं। एतौ कौ, अब आप फिर से देखिए, ये टेक्स्ट इमेज के काफी पास है। तो ये पास की दो वस्तुओं को बताने के लिए क्या प्रयोग किया गया? एतौ। एतौ का अर्थ क्या है? ये दोनों। ये दोनों कौन है? एतौ शुनकौ स्तः, तो आप पिक्चर देख के जान सकते हैं कि ये दोनों कौन है? ये दोनों कुत्ते हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये जोर जोर से गरज रहे हैं? क्या ये गरज रहे हैं? न एतौ उच्चैः बुक्कत, उच्चैः अर्थात जोर से, बुक्कतः अर्थात भौंक रहे हैं। ये तो जोर जोर से भौंक रहे हैं। एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं? न एतौ उच्चैः बुक्कत, ये तो जोर जोर से भौंक रहे हैं। अगला पैराग्राफ देखें। टेक्स्ट इमेज से दूर है, तो दूर की दो वस्तुओं या व्यक्तियों या पशुओं को बताने के लिए तौ। तौ कौ, तौ का अर्थ क्या हो गया? वे दोनों। वे दोनों कौन है? तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। बलिवर्दौ शब्द का क्या अर्थ हो गया? बैल। वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं आप चित्र में? क्या वो दोनों दौड़ रहे हैं? न नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, वो तो खेत की, क्षेत्रम का अर्थ क्या है? खेत, फील्ड। खेत की कर्षतः जुताई कर रहे हैं। प्लोइंग, जुताई के लिए क्या टर्म यूज होता है? प्लोइंग। वे खेत की जुताई कर रहे हैं। आगे देखते। एते के, ये सभी क्या हैं? जो ये इमेज है ये टेक्स्ट के बहुत ही पास है, तो एते का क्या अर्थ हो गया?
ये सभी क्या है? एते स्यूताः सन्ति। ये सभी बैग हैं, थैले हैं। आप सभी के पास भी आपके बैग होंगे। एते स्यूताः सन्ति। ये सभी थैले हैं। किम एते हरितवर्णा। क्या ये सभी हरे रंग के हैं? हरितवर्णः का क्या अर्थ है? क्या ये सभी हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णः सन्ति। नहीं, ये तो नीले रंग के हैं। आप भी जरूर बताइए कि आपका जो स्यूत है वो किस रंग का है? ये तो नीले रंग के हैं। अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। ते के। अब आप पुनः देखिए, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे ये इमेज दूर है। तो ये सभी, वे सभी, ते शब्द का क्या अर्थ हो गया? वे सभी। वे सभी कौन है? ते वृद्धाः सन्ति। वे सभी वृद्ध हैं। वृद्धाः का क्या अर्थ है? वृद्ध है। किम ते गायन्ति। क्या वो गाना गा रहे हैं? गायन्ति का क्या अर्थ है? गा रहे हैं। दिख रहा है आपको चित्र में? क्या वो गाना गा रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति। वे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इस प्रकार अभी अभी पाठ को पढ़ते हुए हमने ये देखा कि यदि पास की कोई एक चीज हो तो हमें उसके लिए क्या प्रयोग करना है? एषः। दो के लिए एतौ, और बहुत सारे के लिए एते। दूर के लिए सह, तौ, ते। आइए अब हम अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। आप सभी भी मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। उच्चारण करते करते हम इसके अर्थ को भी देखेंगे। छात्रः अर्थात स्टूडेंट। शिक्षकः टीचर। मयूरः मोर। शुकः तोता। बालकः बालक बॉय। गजः हाथी। मकरः मगरमच्छ। बिडालः मूषकः चूहा। चालकः ड्राइवर जो गाड़ी चलाता हो। घटः घड़ा। दीपकः दीपक। अश्वः घोड़ा। चंद्रः चंद्रमा। और गायकः जो सिंगर हो, जो गीत गाता हो। इसी का दूसरा पार्ट है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। यहाँ पे पद लिखे हुए भी हैं और चित्र भी दिए हुए हैं। आपको इनको देख करके उच्चारण करना है ताकि आपका विषय का स्पष्टीकरण और अधिक हो पाए। इन चित्रों को देखते हुए जब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपके मानस पटल पे ये अंकित होते जाएंगे। कृषकः अर्थात किसान। वृषभः बैल। भल्लुकः भालू। क्षमा कीजिएगा, भल्लुकः भालू। मंडूकः मेंढक। कपोतः कबूतर। पर्यंकः पलंग। दूरभाषः फोन। सभी बच्चों ने ऐसा फोन देखा है क्या? काकः कौवा। सौचिकः दर्जी। इसके विषय में हमने पाठ में भी पढ़ा था। दूसरा प्रश्न है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। प्रश्न में देखिए, वर्ण अलग अलग करके लिखे हुए हैं। इन वर्णों को संयोजित करके अर्थात मिला करके आपको एक पद बना करके लिखना है। तो अर्ध व्यंजन और उसके साथ जो स्वर दिया होता है उसे हम मिला देते हैं। जैसे यहाँ च और अ को मिला करके हमने बनाया च, श और अ को मिला करके बनाया श, और क और अह को मिला करके बनाया कह। तो मिलके बन गया चषकः। इसी प्रकार जब हम स और औ को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा सौ। च और ई को मिलाने पे बनेगा ची। क और अह को मिलाने पर बनेगा कह। पूर्ण शब्द क्या बन गया हमारा? सौचिकः। इसी प्रकार श और उ को मिलाने पर बनेगा शु। न और अ को मिलाने पर बनेगा न। क और औ को मिलाने पर बनेगा कौ। शुनकौ। ये सभी पाठ अभी हम शब्द अभी हमने पाठ में पढ़ा था। ध और आ को जब हम मिलाते हैं तो ये बनता है धा। व और अ को मिलाने पर बनेगा व।
त और अह को मिलाने पर बनेगा धावतः। तो इस प्रकार जो पूर्ण शब्द बन गया, पद बन गया, वो क्या बना? धावतः। इसी क्रम में अगला है व और री को जब हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है व्री। द ध और आ को मिलाने पर बनेगा धः। तो इस प्रकार जो पूर्ण शब्द हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? वृद्धः। वृद्धः। अगला प्रश्न है ग और आ को मिला करके बनेगा गा, य और अ को मिला करके बनेगा य, न त संयुक्त है और इसके साथ ई की मात्रा है, ई का स्वर है, तो ये बन जाएगा गायन्ति। तो ये था वर्ण संयोजन। इसी प्रश्न का जो दूसरा भाग है वो है वर्ण विच्छेद, अर्थात यहाँ एक संपूर्ण पद दिया गया है आपको और इसके वर्णों को विच्छेद करके अलग अलग करके आपको लिखना है। जैसे लघु ल अ घ उहु। इसी प्रकार सीव्यति, तो क्या बन जाएगा? ये स ई व य, व अर्धव्यंजन ही है, उसके साथ कोई स्वर नहीं है। य के साथ लगेगा अ, त और छोटी ई, तो ये बन गया सिव्यति। अगला है वर्णः, तो क्या बनेगा? ये व र क्षमा कीजिएगा, व अ र ण अह वर्णः। कुक्कुरौ क उ क क, यहाँ क संयुक्त है, उ र औ मिलकर बन जाएगा कुक्कुरौ। मयूरः म अ य उ र और आह। व्यंजनों के साथ हलंत लगाना आवश्यक है क्योंकि जब हम वर्ण विच्छेद लिख रहे हैं तो हम अर्ध व्यंजनों को लिख रहे हैं। अब है बालकः, तो ये क्या बन जाएगा? ब आ ल अ क प्लस अह मिलकर बन जाएगा बालकः। तीसरा प्रश्न है उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। चषकः चषकौ चषकः, ऐसा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप आपको दिया हुआ है। अब यहाँ बीच बीच में कुछ शब्द दिए हुए हैं, कहीं पर इनके एक वचन बहुवचन के रूप आपको भरने हैं, कहीं द्विवचन बहुवचन के रूप भरने हैं। जैसे यहाँ है बलिवर्दौ, तो एक वचन में क्या रूप बन जाएगा इसका? बलिवर्दः। और बहुवचन में क्या रूप बन जाएगा? बलिवर्दाः। इसी प्रकार बलिवर्दाः। शुनकः, तो क्या बनेगा? शुनकौ और बहुवचन में शुनकः। मृगः, मृग अर्थात हिरण, तो मृगः एक मृग, मृगौ दो मृग और मृगः बहुत सारे मृग। सौचिकौ, सौचिक टर्म से तो आप बहुत अच्छे से परिचित हो चुके हैं। सौचिकः एक दर्जी, सौचिकौ और सौचिकः बहुत सारे दर्जी। इसी प्रश्न में अंतिम शब्द है मयूरः अर्थात मोर, तो मयूरः के लिए क्या बनेगा? मयूरौ मयूरः। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्। चित्रों को देखना है और इसके लिए संस्कृत पद आपको लिखने हैं। पहला जो चित्र है वो किसका है? हाथी का।
गजः। दूसरा चित्र किसका है? काकः। तीसरा चित्र है चंद्रः। आगे आइए, तालः, भल्लुकः और अंतिम चित्र है बिडालः। बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ क्रिया हो रही है। आपको ये प्रश्न पढ़ के इस चित्र के आधार पर इसका उत्तर देना है। जैसे पहला था बालकः किम करोति, तो आप देख रहे हैं यह लड़का क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो हमने लिखा बालकः पठति। अश्वौ किम कुरुतः, ये दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्वौ धावतः, ये दोनों दौड़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर। अगला है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, हमने पाठ में पढ़ा था। कुक्कुराः बुक्कन्ति, भूक रहे हैं, भौंक रहे हैं ये जोर जोर से। बुक्कन्ति। अगला है छात्रौ किम कुरुतः, ये दोनों लड़के क्या कर रहे हैं? छात्र क्या कर रहे हैं? छात्रौ तिष्ठतः, ये खड़े हैं। अगला है कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है? खेत की जुताई कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? कृषकः क्षेत्रम कर्षति। अंतिम है गजौः किम कुरुता, ये दोनों हाथी क्या कर रहे हैं? गजौ का अर्थ क्या है? दो हाथी। तो उत्तर क्या आ जाएगा? गजौ चलतः। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। इन पदों को मिला करके आपको वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने के क्रम में छात्र ये चीज हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन का होगा। और अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। जैसे गजः, गजः का क्या अर्थ होता है? बहुत सारे हाथी। तो अब इसमें बहुवचन की कर्ता कौन कौन से हैं? नृत्यंती और चलंती। तो गजः चलंती, पहला वाक्य क्या बन गया हमारा? गजः चलंती। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, सिंहौ अर्थात दो शेर। सिंहौ गर्जतः, सिंहौ गर्जतः। गायकः अर्थात एक गायक क्या कर रहा है? गायति, गायकः गायति। तीसरा वाक्य क्या बन गया हमारा? गायकः गायति। बालकौ अर्थात दो बालक, तो पठतः, बालकौ पठतः। और अंतिम है मयूरः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। मयूरः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर जो है वो क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। सातवां प्रश्न है मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा अर्थात ये जो सहायता के लिए बॉक्स दी गई है, हेल्प बॉक्स, इसे हम मंजूषा बोलते हैं। मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ भी आपको यही चीज ध्यान रखना है कि यदि ये कर्ता एक वचन है तो यहाँ से जो क्रिया आप लेंगे वो भी एक वचन की होगी। यदि द्विवचन है तो द्विवचन की, और बहुवचन है तो बहुवचन की। जैसे मयूरः नृत्यन्ति, मयूरः नृत्यन्ति। अगला है गजौ चलतः, दो हाथी की बात हो रही है। गजौ चलतः। वृक्षः बहुत सारे पेड़ हैं। फलन्ति। सिंहौ दो शेर की बात हो रही है। गर्जतः। वानरः बहुत सारे वानर हैं, तो क्षमा कीजिएगा, वानरः एक वानर, तो वो क्या कर रहा है? खादति,
वानर खा रहा है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। अब अंतिम प्रश्न, सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पाठ के प्रारंभ में ही आपने देखा था कि एतत् और तत् ये दो सर्वनाम शब्द हैं, जिसमें से तत् दूर की वस्तुओं को बताने के लिए प्रयोग करते हैं और उसका रूप क्या चलता है, सः तौ ते। तो यहाँ पर आपको अश्वः, इसके स्थान पर क्या प्रयोग किया हमने, सः। क्यों? क्योंकि ये एक अश्व है, एक वचन है। गजः बहुवचन है, तो क्या प्रयोग करेंगे हम, ते। छात्रौ तौ, छात्रौ पठतः तौ पठतः। वानरः क्रीडन्ति, बहुत सारे वानर खेल रहे हैं, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायक गा रहा है, सः गायति। मयूरः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं, ते नृत्यन्ति। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने रुचिरा प्रथमो भागः का पहला पाठ शब्द परिचय 1 पढ़ा और इसके अभ्यास कार्य को भी देखा। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए, अभ्यास कार्य को कीजिए। यहाँ ध्यातव्यम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हम पाठ के शुरू में भी पढ़ चुके हैं। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, अर्थात संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रयः पुरुषः भवन्ति, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, और 3 वचन भी होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये अभी अभी आपने देखा ही था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विद्यार्थियों, आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अगर इसे समझने में या इसके प्रश्नों को हल करने में आपको कहीं कोई दिक्कत आती है अथवा इसको पढ़ते हुए कोई अतिरिक्त प्रश्न भी आपके मन में आता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें और विषय का स्पष्टीकरण और भी अधिक अच्छे तरीके से आपको हो पाए। पुनः मिलते हैं अगले पाठ को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।